टेट में संख्याओं के प्रकार से संबंधित सवाल आपके हर बार गलत होते हैं और वो एक दो जो नंबर हैं वो हर बार आपके जो सी टेट को क्लियर करने में बाधा बनते हैं। और अगर चाहते हैं आपकी ये जो सवाल है आपके सही हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए पहले सवाल की तरफ चलेंगे और ये पहला सवाल संख्याओं के प्रकार से संबंधित है और जो जितने भी सवाल है सारे संख्याओं के प्रकार से संबंधित है। इसके अलावा इसमें विस्तृत एक्सप्लेनेशन भी है और एक क्रिएटिव तरीके से भी एक्सप्लेनेशन है जिससे आपको इनको याद करने में बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। तो पहला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? तो इस सवाल को करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य संख्या की सीधी सीधी परिभाषा है कि ऐसी संख्या जिसके ज़्यादा से ज़्यादा दो गुणज हो। दो गुणजों में एक तो एक और दूसरा वो खुद संख्या होती है, मतलब उस संख्या में एक का भाग जाएगा और उस स्वयं का भाग जाएगा। तो जीरो में ये जो शर्त है वो पूरी नहीं हो रही। एक में सिर्फ एक का भाग जाता है, खुद का जो दो संख्याओं का भाग जाना चाहिए वो शर्त पूरी नहीं हो रही। लेकिन जो दो है उसमें एक का भी भाग जाता है और जो खुद का भी भाग जाता है। तो दोनों शर्तें इन्होंने पूरी कर दी है। तो दूसरा जो सी आंसर है हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर है और सी आंसर की तरफ चलते हुए आगे बढ़ेंगे हम। और इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। अभाज्य संख्या वह प्राकृतिक संख्या होती है जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती है, जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं। संख्या दो के केवल दो ही गुणनखंड है, एक और दो, इसलिए यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। गणित और जो अगर आप उसको बिल्कुल ऐसे तरीके से याद रखना चाहते हैं कि आपको कभी भूला आपके दिमाग में से ये जो बताया गया है भूले ही नहीं, तो ये याद रख लें आप कि संख्या दो पूरे जगत में एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य भी है। इसके अलावा सभी अभाज्य संख्याएं केवल विषम होती हैं। तो ये गणित का अनोखा दूल्हा है। दो मतलब अभाज्य भी है और सम संख्या भी है। अभाज्य संख्याओं के बारे में दे रखा है यहाँ प्राइम नंबर के बारे में, जिसके केवल दो गुणनखंड हो। उदाहरण 2, 3, 5, 7, 11, 13। और भाज्य संख्याएं वो होती है जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो। जैसे 4 के गुणनखंड क्या होंगे? एक का भी भाग जाएगा, दो का भी भाग जाएगा और 4 का भी भाग जाएगा। 6 में एक का भी भाग जाएगा, दो का भी भाग जाएगा, 3 का भी भाग जाएगा और 6 का भी भाग जाएगा। तो इनके दो से अधिक गुणनखंड हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12 के। इस कारण से ये सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, किसी संख्या 53,678 में अंक 6 के स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू और जातीय मान फेस वैल्यू का अंतर ज्ञात कीजिए। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 6 इन द नंबर 53,678। तो 6 डिजिट के बारे में पूछा गया है। तो 6 डिजिट की जो जब हम बात करेंगे स्थानीय मान प्लेस वैल्यू की, तो 6 लिख देंगे हम और 6 के हमारे जो दाएं हाथ है उसकी तरफ देखेंगे कितने अंक है। तो 6 के हमारे दाएं हाथ की तरफ 6 और 8, 7 और 8 है, तो 2 अंक है तो 2 जीरो लगा देंगे। ये 6 का स्थानीय मान हो गया। और जातीय मान फेस वैल्यू 6 की 6 ही होती है, तो 6 की 6 ही है। इनका अंतर ज्ञात करना हमको, तो अंतर घटा देंगे, 10 में से 6 जाएंगे, 4 बच जाएंगे, यहाँ 9 रहेगा और यहाँ रहेगा 5, तो 594। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है और ये ए जो आंसर है वो सही है। ठीक है। विस्तृत व्याख्या 53,678 में 6 सैकड़े के स्थान पर है, इसलिए 6 का स्थानीय मान 6 गुना 100 या 600 है। किसी भी अंक का जातीय मान उसका स्वयं का मान होता है, इसलिए 6 का जातीय मान 6 है। अंतर 600 में से 6 जाएंगे तो 594 बचेंगे। और जो क्रिएटिव एक्सप्लेनेशन है उसकी तरफ भी चलते हैं। चेहरा बनाम कुर्सी, जातीय मान व्यक्ति के चेहरे जैसा होता है, कभी नहीं बदलता। जातीय मान जो इंग्लिश में फेस वैल्यू कहा गया है, तो बिल्कुल चेहरे की तरह 6 का 6 रहेगा, 7 का 7 ही रहेगा, 8 का 8 रहेगा। स्थानीय मान वैल्यू उसकी कुर्सी पद जैसा है, जो स्थान बदलने पर बदल जाता है। तो ये स्थानीय मान है वो बिल्कुल जो कुर्सी की में जो पावर होती है उसके अनुसार होता है। एक व्यक्ति है जो सीएम की कुर्सी पर है, एक व्यक्ति है जो पीएम की कुर्सी पर है। दोनों व्यक्ति हैं लेकिन जैसे कुर्सी बदली उनका मान बदल जाता है। इसी तरीके से जैसे इनका स्थान बदलता है इनका मान बदल जाता है। स्थानीय मान स्थान के अनुसार बदलता है। 53,678 में 6 का स्थानीय मान 600 है, 7 का स्थानीय मान 70 है, 3 का स्थानीय मान 3000 है। और जातीय मान कभी नहीं बदलता, हमेशा वही अंक रहता है। 6 का स्थानीय मान 6 का जातीय मान 6 रहेगा।
जो अगला सवाल है उसके बारे में चर्चा करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा युग्म जुड़वा अभाज्य ट्विन प्राइम नंबर का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्विन प्राइम नंबर? तो ट्विन प्राइम नंबर वो प्राइम नंबर होते हैं जो जिनका एक ही गुणज होता है। तो जुड़वा अभाज्य संख्याएं वो अभाज्य संख्याएं होती है जिनके बीच का अंतर 2 होता है। तो 3 और 7 दोनों अभाज्य संख्या है लेकिन इनके बीच का अंतर 2 नहीं है। 11 और 13 दोनों अभाज्य संख्या है और बीच का अंतर 2 भी है। 5 और 11 दोनों अभाज्य संख्या है, बीच का अंतर 2 नहीं है। तो 11 और जो 13 है हमारी, ये इनके बीच में 12 आ रहा है, उसको हटा दिया। मतलब 2 लगातार संख्याएं आती है ना, उनको ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। 2 लगातार प्राइम नंबर्स जो होते हैं, अभाज्य संख्याएं होती है, उनको ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। दोनों में अंतर जो उनको घटाएंगे तो 2 का ही आएगा। तो 11 और 13 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सही उत्तर करेक्ट भी है 11 13। विस्तृत व्याख्या, ऐसी अभाज्य संख्या है जिनके बीच का अंतर 2 होता है, जुड़वा अभाज्य ट्विन प्राइम नंबर कहलाती हैं। और यहाँ 11 और 13 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं और इनका अंतर 13 में से 11 घटाया 2 बचा, जबकि 2 3 का अंतर 1 है, 3 7 का अंतर 4 है। बिल्कुल गणित के जुड़वा बच्चे, तो आप इनको बिल्कुल इस तरीके से याद रख सकते हो कि गणित के जुड़वा बच्चे ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन का मतलब भी जुड़वा ही होता है। संख्या रेखा पर ऐसे अभाज्य पड़ोसी होते हैं जो हमेशा बीच में सिर्फ एक सम संख्या को छोड़कर एक साथ जोड़े बनाकर खड़े रहते हैं। तो ये जो इन्होंने समझाया है, इन्होंने कहा है कि भाई एक जो नंबर लाइन है, संख्या रेखा है, उसके और इस साइड माइनस की संख्या होती है। तो इनके बीच जैसे 1 2 और 4 है, 2 3 और 5 होगा। अभाज्य संख्या है 3 और 5, इनके बीच में एक सम संख्या होगी। तो इन्होंने जो समझाया है बिल्कुल सही तरीके से समझाया है ट्विन प्राइम नंबर्स को। नेक्स्ट सवाल जो है वो भी बहुत ही क्वालिटी बेस्ड सवाल है। सारे ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगे ये सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य को प्राइम नंबर का उदाहरण है? इंग्लिश में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज एग्जाम्पल ऑफ को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें केवल जिनका गुणनफल केवल 1 होता है। दोनों संख्याओं में सिर्फ 1 का भाग जाएगा। अगर दोनों संख्याओं में की हम भाग देने की बात करेंगे तो सिर्फ 1 का जाएगा। 12 और 18 में 3 का 2 भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है। 15 25 में 5 1 का भी जा रहा है, 5 का भी जा रहा है। 18 और 8 और 15 में इन दोनों संख्याओं में सिर्फ 1 का भाग जाएगा। 2 का भाग देंगे तो सिर्फ 8 में जाएगा, 3 का भाग देंगे 15 में जाएगा, 4 का भाग देंगे सिर्फ 8 में जाएगा। तो दोनों संख्याओं में जब देंगे तो सिर्फ 1 का ही भाग जाएगा। तो ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड केवल 1 हो, दोनों का गुणनखंड केवल 1 हो, तो सह अभाज्य संख्या कहलाती है। तो बिल्कुल अच्छी व्याख्या की गई है यहाँ पर भी। वह सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनका महत्तम समापवर्तक HCF केवल 1 होता है, अर्थात 1 के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। 8 और 15 का HCF 1 है, जबकि बाकी सभी विकल्पों में 1 के अलावा अन्य संख्याएं भी कॉमन है। सच्ची दोस्ती का नियम, सह अभाज्य होने के लिए संख्याओं का खुद अभाज्य होना जरूरी नहीं है। जैसे 8 और 15 दोनों भाज्य हैं, बस उनके बीच कोई साझा सीक्रेट गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो जो सहअभाज्य संख्याओं की जो एक बहुत अच्छी विशेषता बताई है कि उनका खुद का अभाज्य होना बहुत ज़रूरी नहीं है। सिर्फ ये है कि उन दोनों में अगर जब हम भाग देंगे तो सिर्फ 1 का भाग जाएगा। तो अभाज्य संख्याओं के बारे में बता रखा। अकेली संख्या का गुण केवल 1 और स्वयं से विभाजित होना। सहअभाज्य संख्याएं, जब सहअभाज्य संख्याओं की बात करेंगे तो 2 संख्याएं आएंगी हमारे सामने और दोनों संख्याओं में किसी का भी भाग नहीं जाएगा 1 के अलावा। तो ये सहअभाज्य संख्याओं का बहुत अच्छा संप्रति था जो आपको समझाएगा यहाँ पर। किसी एक गैर शून्य परिमेय संख्या रैशनल नंबर और एक अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर का गुणनफल हमेशा कैसा होता है? तो जब हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं की, तो परिमेय संख्याओं का मतलब क्या होता है? ऐसी संख्या जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके, P/Q के रूप में लिखा जा सके, और P और Q क्या हो वहाँ पर? इंटीजर्स, पूर्णांक हो, और Q इक्वल टू क्या नहीं हो? 0 नहीं हो। ये 3 शर्तें होती है एक परिमेय संख्या की।
तो यहाँ पर जो बताया गया है वो बताया गया है कि नॉन गैर शून्य परिमेय संख्या है, मतलब उसमें शून्य नहीं होनी चाहिए। और एक अपरिमेय, अब अपरिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या है जिनका जो अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या होती है, जिसमें √2, √3, √5, ठीक है, ये क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। इनको अगर किसी परिमेय संख्या से गुणा कर, मान लो √2 को हमने गुणा किया, ये 2 भी परिमेय संख्या होती है, 2 से गुणा किया तो 2√2 आया, ये भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो किसी अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो उसका आंसर अपरिमेय संख्या ही आएगा, हमेशा अपरिमेय संख्या, ऑलवेज इरेशनल। बी आंसर हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। उत्तर बी है हमारा। विस्तृत व्याख्या दे रखी, यदि हम किसी भी परिमेय संख्या जैसे 3 को एक अपरिमेय संख्या जैसे √2 से गुणा करते हैं तो प्राप्त परिमेय √3 हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही होता है। यह नियम योग और अंतर पर भी लागू होता है। मतलब यहाँ पर गुणा की बात की गई है, अगर यहाँ दे दिया जाए दोनों को जोड़ा जाए तब भी हम अपरिमेय संख्या आएगी, और ये कह दिया जाए कि दोनों को घटाया जाए तब भी अपरिमेय संख्या आएगी। पक्के रंग का जादू। अपरिमेय संख्या एक बहुत गाढ़े और पक्के रंग की तरह है। इसे किसी भी साफ और सादे पानी परिमेय संख्या से मिलाओगे तो वह पूरे पानी को अपने ही रंग में अपरिमेय में बदल देगी। तो आप इस तरीके से इसको बहुत अच्छे क्रिएटिव तरीके से समझाया गया है, आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। इसे परिमेय संख्याओं के बारे में बताया गया है, अपरिमेय संख्याओं के बारे में बताया गया है। तो परिमेय संख्याओं के बारे में शुरू में बता दिया था हमने, और अपरिमेय संख्या अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चल रहे हैं। किसी प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं फर्स्ट 10 होल नंबर्स का योगफल क्या होगा? तो हमें पता होना चाहिए पूर्ण संख्या होती क्या है। पूर्ण संख्या होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं 0 से शुरू होते हैं और फिर अनंत तक जाते हैं। तो पहली 10 पूर्ण संख्याएं कौन सी होंगी? 0 होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यहाँ तक जो संख्याएं हैं ये शुरू की 10 पूर्ण संख्याएं हैं। आप इनको जोड़ सकते हो, 2 और 1 3, 3 6, 4 10, 5 15, 6 21, 7 28, 8 36 और 9 45, 45 इसका आंसर जो बिल्कुल ठीक है वो होना चाहिए, जो बी आंसर हमारा है। तो बी आंसर है, और इसकी विस्तृत व्याख्या भी दे रखी है। प्रथम 10 पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होकर 9 तक जाती हैं, और इनका योग का सूत्र भी दे रखा है, n × n-1/2। तो n × n-1 करके और उसको /2 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। शून्य का VIP पास। परीक्षा में छात्र अक्सर जल्दबाजी में 1 से 10 जोड़कर 55 उत्तर दे देते हैं। याद रखें पूर्ण संख्या में 0 पहला सदस्य है, इसलिए 10वीं सीट 9 को ही मिल जाए। तो इसको हम आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि नेचुरल नंबर्स होते हैं, प्राकृत संख्याएं, ये 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 और अनंत तक जाते हैं। और दूसरी होती है पूर्ण संख्याएं होल नंबर, वो 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 और अनंत तक जाएंगे। इसके बाद आते हैं हमारे पास पूर्णांक इंटीजर्स, जिसको जेड से शो करते हैं हम। इसमें 0 बीच में होता है, इधर माइनस की संख्या होती है, -1 -2 -3 और इधर अनंत तक जाएंगे। और इधर पूर्ण संख्या होती है, धनात्मक पूर्णांक होते हैं, 1 2 और 3 अनंत तक जाएंगे। तो इसमें 0 भी होता है, ऋणात्मक संख्याएं भी होती है और धनात्मक संख्याएं भी होती है, किसमें? पूर्णांक में। और पूर्ण संख्याओं में 0 1 2 3 से लेकर अनंत तक, और नेचुरल नंबर्स प्राकृत संख्याओं में 1 2 3 से लेकर अनंत तक। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो इन सबको। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे अब हम। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक संपूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर कहलाती है? तो परफेक्ट नंबर क्या है कि ऐसी संख्या जिसके हम गुणनखंड करें और उसके गुणनखंडों का योग वो ही संख्या है। जैसे 6 के गुणनखंड किया हमने, 2 का भाग जाएगा 2 तिया 6 और फिर 3 एकम 3, और तो गुणनखंड क्या हुआ इसके 2 3 और 1। तो इन तीनों को जोड़ा हमने तो 6 ही आ गया। तो पहली संख्या ही मिल गई हमें, क्या? संपूर्ण संख्या, कि इसके गुणनखंड हो और गुणनखंडों का योग क्या हो?
वही संख्या। 8 के करेंगे, 8 के करके देखो क्या 8 एक संपूर्ण संख्या है। 8 के देखो 8, 8 के किया हमने, 2 का भाग जाएगा, 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो 2 + 2 + 2 + 1, तो 2 2 4 2 6 1 7 आया। तो वही आंसर नहीं आया, 8 आता तो ये भी एक संपूर्ण संख्या होती। चूँकि 6 एक संपूर्ण संख्या में मिल चुकी है तो आगे करने से कोई ज़्यादा फायदा है नहीं, इसलिए हमारा परफेक्ट आंसर 6 होगा। और इसकी व्याख्या को पढ़ लेते हैं एक बार। यदि किसी संख्या के सभी उचित गुणनखंडों प्रॉपर डिवाइजर्स संख्या स्वयं को छोड़कर का योग उस संख्या के बिल्कुल बराबर हो तो उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। 6 के गुणनखंड 1 2 3 है और इनका योग 6 है। और यहाँ जो इसकी क्रिएटिव डिस्क्रिप्शन दे रखा है वो देख लेते हैं। संपूर्ण संख्याएं गणित के सबसे अनुशासित और संतुलित नागरिक है। इनके हिस्से गुणनखंड आपस में मिलकर वापस ठीक उसी मूल संख्या का निर्माण कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं भैया। साधारण सा नियम है नॉर्मल नंबर्स का, गुणनखंडों का योग संख्या से कम या ज़्यादा होता है। जैसे 8 का हमने जोड़ा तो 7 आया, वो संख्या से कम रहेगा। और संपूर्ण संख्या का बिल्कुल बराबर रहेगा गुणनखंडों का योग। आगे चलेंगे कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य प्राइम संख्या कौन सी, निम्नलिखित में से कौन सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। तो लार्जेस्ट 2 डिजिट की जब बात करते हैं हम तो 99 होता है। लेकिन क्या ये एक अभाज्य संख्या है? नहीं, इसमें 3 का भाग जाएगा। फिर 99 के ऊपर की तरफ से, क्योंकि इधर चलेंगे तो 100 हो जाएगा और 100 में 3 अंक है तो इसके पीछे की तरफ चलेंगे 99 98 में 2 का भाग जा रहा है, ठीक है। और 97 एक ऐसा अंक है जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो 97 एक 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। विस्तृत व्याख्या भी दे रखी है। 99 भाज्य 9 × 11, 3 का भाग जाता है इसमें। 93 भी भाज्य है, 31 93 होते हैं। और 91 भी भाज्य 13 7 91 होते हैं। और 97 एक ऐसी संख्या है जिसके केवल 2 गुणनखंड 1 और 97 है और ये किसी अन्य पहाड़े में नहीं आती है। 2 अंकों का आखिरी किला, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो इसे कि 97 जो है वो 2 अंकों का आखिरी किला है और ये 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। सबसे बड़ी 2 अंकीय संख्या 99 है जो कि भाज्य है, 3 9 11 से विभाजित होगी। सबसे बड़ी 2 अंकीय अभाज्य संख्या 97 है जो केवल 1 और 97 से, इसी की बात हम कर चुके हैं पीछे भी। वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात पाई किस प्रकार की संख्या का उदाहरण है। तो देखो भैया, जब हम पाई की बात करेंगे तो पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। लेकिन आप सबको सब इसको तो हम 22/7 के रूप में लिख देते हैं, तो ये 22/7 एक सांकेतिक रूप है इसका बस। तो आप इस तरीके से कहना, अगर कोई आपको 22/7 के बारे में पूछे तो ये परिमेय संख्या है और पाई के बारे में पूछे तो ये एक अपरिमेय संख्या है। तो दोनों सिद्धांतों को आप याद रखोगे, दोनों बातों को आपको याद रखना है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। बी आंसर की तरफ चलेंगे और आगे बढ़ते हैं। विस्तृत व्याख्या भी पढ़ लेते हैं एक बार। पाई का वास्तविक मान 3.14159.265 है जो कभी समाप्त नहीं होता और न ही अंकों की पुनरावृत्ति करता है। तो ये संख्या हुई अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। तो ये अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएँ होती हैं, यही अपरिमेय संख्याएँ होती हैं। 22/7 के गणना को आसान बनाने के लिए माना गया एक निकटतम परिमेय मान है। वास्तविक पाई अपरिमेय संख्या है। एक अनंत रहस्य। पाई एक ऐसी अंतहीन कहानी की तरह है जिसका अंत दुनिया के सबसे बड़े सुपर कंप्यूटर भी नहीं ढूंढ पाए। यह शुद्ध रूप से अपरिमेय है। मानक मान 22/7 हम पाई का लिखते हैं। यह एक परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखा हुआ है जो केवल स्कूल में गणना के लिए प्रयुक्त होती है। वास्तविक प्रतीक पाई यह एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती है। अगले सवाल की तरफ जो बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, दोनों अगलों को देख लेते हैं। यदि x एंड y 2 विषम संख्याएं हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक हमेशा एक सम इवन संख्या होगा। तो
अगर जो x और y, मान लो दो संख्या ले लो x और y की जगह, और दोनों क्या होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। जैसे 3 और 5 ले लिया हमने, ठीक है। तो इनमें से कौन सा एक सम संख्या होगा, मतलब कह रखा है दोनों को गुणा करें तब सम संख्या आएगी, दोनों को जोड़ें तब सम संख्या आएगी, दोनों को गुणा करके 2 जोड़ें तो सम संख्या आएगी, दोनों को जोड़ के 1 जोड़े तो सम संख्या आएगी। देख लेते हैं, गुणा किया हमने तो क्या आया, 5 3 15, तो 15 एक सम संख्या है नहीं, तो गुणा में नहीं आया सम संख्या। और जैसे 3 और 5 दोनों विषम है, और दोनों को जोड़ा हमने 3 और 5 को, और क्या आ गया हमारे पास, 8 आ गया। तो ये क्या आ रहा है, सम संख्या आ रहा है। एक दो उदाहरण और देख लो इसी तरीके से, 7 का और 9 का, दोनों क्या है, विषम संख्या है, और दोनों को जोड़ा 16 एक सम संख्या आ गई। और देख लो एक का और देख के आगे फिर बढ़ते हैं हम। देखो जैसे 5 और 7 है, 7 5 12 एक सम संख्या है। तो जब हम दो विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो उनका जो उत्तर है वो एक सम संख्या आएगा। तो बी आंसर हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ पर विस्तृत व्याख्या, दो विषम संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा एक सम संख्या प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए x बराबर 3 और y बराबर 5 दोनों विषम है, और दोनों को जोड़ा तो 8 आता है जो एक सम संख्या है। जोड़ी बनाने का नियम, विषम संख्या का मतलब है जिसका कोई जोड़ीदार न हो। जब दो अकेले विषम नंबर मिलते हैं तो दोनों का अकेलापन दूर होकर एक पूरी जोड़ी सम बन जाती है। विषम प्लस विषम, ओड प्लस ओड हमेशा सम संख्या बनाती है, और विषम गुणा विषम हमेशा विषम बनाता है। अगला सवाल हमारे पास 11वां सवाल आ गया। हम इस प्रैक्टिस सेट में सिर्फ 15 सवालों का अभ्यास करेंगे। तो देख लेते हैं 11 सवाल क्या है। सभी ऋणात्मक संख्याएं जैसे -1 -2 -3 और पूर्ण संख्याओं को सम्मिलित समूह को क्या कहा जाता है। तो जो सभी ऋणात्मक संख्याएं और क्या बताया गया इस सवाल में, जैसे 0 है, -1 -2 -3 और 3 डॉट लगा दिए, मतलब आगे बढ़ता जाएगा। और 1 इधर 1 2 और 3 डॉट लगा दो, मतलब आगे बढ़ती जाएगी। तो इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं पूर्णांक। ये अभी थोड़ी देर पहले समझाया था मैंने कि पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है और पूर्णांक क्या होता है। तो जिस पूर्णांक जिसमें 0 धनात्मक संख्या है और ऋणात्मक संख्याएं सभी आ जाए वो पूर्णांक है। तो पूर्णांक की विशेषता है ये भी। विस्तृत व्याख्या दे रखी, पूर्ण संख्याओं 0 1 2 से आगे बढ़ते हुए के समूह में जब ऋणात्मक संख्याओं -3 -2 -1 और ये इधर से आगे बढ़ती रहे को भी शामिल कर लिया जाता है, तो इस पूरे परिवार को पूर्णांक इंटीजर्स कहते हैं। इसे जर्मन भाषा जैलन के कारण जेड में प्रदर्शित किया जाता है। तो ये भी पूछ लेते हैं हमसे बहुत सी बार। देखो जो प्राकृत संख्याएं हैं उनको नेचुरल नंबर बोलते हैं, तो उनको तो हमें याद रहता है कि एन से शो करते हैं, और जो पूर्ण संख्याएं उनको होल नंबर बोलते हैं, तो उनको डब्ल्यू से शो करते हैं। लेकिन इंटीजर्स को है ना जेड से शो करते हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि कई बार हम ये सोचते हैं ये इंटीजर्स हैं, ये आई से शो होंगे क्योंकि आई से शुरू हो रहे हैं, लेकिन ये जो जर्मन शब्द बताया जैलन, इसके कारण जेड से शो होते हैं। ध्यान रखना इस बात को, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सीटेट में कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो ये थर्मामीटर का पैमाना की से याद रख सकते हो आप। जैसे मौसम का तापमान 0 से ऊपर धनात्मक और ठंड में 0 से नीचे ऋणात्मक दोनों तरफ जा सकता है, वैसे ही पूर्णांक संख्या रेखा का पैमाना तय करते हैं। बिल्कुल आप ये थर्मामीटर से पूर्णांकों को याद रख सकते हो, पूर्णांक इंटीजर्स को याद रख सकते हो। पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 से आगे बढ़ेंगी। पूर्णांक इसमें 0 भी रहेगा, ऋणात्मक संख्या भी रहेंगी और धनात्मक संख्याएं भी रहेंगी। नेक्स्ट सवाल है, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के ठीक बीच में कुल कितनी परिमेय संख्याएं स्थित होती है। तो जैसे मान लो हमारे पास परिमेय संख्या है 1/2, एक परिमेय संख्या है 3/4। तो अब इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या होंगी, तो इसके लिए हमें पहले इनका जो हर है वो बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए इसको ऊपर वाले से गुणा कर दो, इसको मतलब एक ही संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर, तो इसका 4 हो जाएगा, तो दोनों में बराबर हो जाएगा।
या ये 2/4 होगी, ये 3/4 होगी। अब बताओ कितनी संख्या है? एक है। कौन सी? ये 2/4, ये 3/4, तो ये क्रमागत परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम और भी कर सकते हैं। देखो इन दोनों के बीच मान लीजिए 4 है, दोनों को ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दो तो 200/400 तो ये होगी, और 300/400 ये हो जाएगी। तो इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या निकल आई। इसी तरीके से बड़ी से बड़ी संख्या से गुणा कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि जो हर है वो बराबर रखेंगे, तो बहुत सी परिमेय संख्या आ जाएंगी, अनंत परिमेय संख्याएं आ जाएंगी, इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं आ जाएंगी दो परिमेय संख्याओं के बीच में। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ये थोड़ा ये जो ब्लैक बोर्ड वाला सिस्टम है ये थोड़ा ठीक नहीं बैठ रहा, लिखने में थोड़ा समस्या होती है स्क्रीन पर। इसलिए अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे और थोड़ा सहयोग, सिर्फ आप सपोर्ट कीजिए, वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप उसका ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था होगी आगे। तो विस्तृत व्याख्या दे रखी है यहाँ पर। इनफाइनाइट गणित में से परिमेय संख्याओं को घनत्व गुण डाइवर्सिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत रूप से छोटी बड़ी परिमेय संख्याएं निकाली जा सकती है, जैसे हर समान करके अंशों के बीच संख्याएं बढ़ाना, जैसे वही ऊपर हम जो बात कर रहे थे। गणित का जूम लेंस, संख्या रेखा पर दो अंकों के बीच का खाली स्थान एक अंतहीन ब्रह्मांड की तरह है। आप जितना जूम करेंगे नए मेंबर्स उतने ही अंदर से बाहर आते जाएंगे। दो क्रमागत पूर्णांक 2 और 3 के बीच पूर्णांकों की संख्या 0 कोई नहीं। पूर्णांकों की पूछे जब तो 0 ही है, लेकिन ये पूछे कितनी संख्या है तो इनके बीच में भी अनंत संख्या है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में कुल कितनी परिमेय संख्या है वो इनफाइनाइट होगी। 1 से लेकर 50 तक की प्राकृत संख्याओं में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर होता है। तो भैया ये जो क्वेश्चन है ये बार बार पूछा जाता है, भेष बदल के आता है, तो आपको 3 बातें याद रखनी है। 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर है, 25 अभाज्य संख्या है। 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या है, और 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्या है। 3 बातें याद रखनी है बस। इस 3 से 3 सवाल हो जाएंगे। तो यहाँ से 1 से 50 तक पूछा है तो 15 अभाज्य संख्याएं होगा, इसका सी आंसर होगा इसका, बिल्कुल ठीक। 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं यहाँ बता रखी हैं, और जो कुल कितनी है 15 है। ध्यान दें एक न तो भाज्य है न अभाज्य है। संख्याओं का विशिष्ट कलम, 1 से 50 तक की आधी से ज़्यादा संख्याएं दूसरों से कट जाती है, लेकिन ये 15 विशेष संख्या जिनकी अपने आत्म समान के साथ केवल खुद से कटती हैं। 1 से 50 तक का दायरा 15, 51 से 100 तक का दायरा 10, और 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं 25 होती है। 3 बातें अपने को ध्यान में रखनी है। तो प्यारे साथियों, संख्या पद्धति से संबंधित ये सवाल आपको आशा करते हैं समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हिंदी का जो हिंदी भाषा में सवाल है, नेक्स्ट सवाल 14वां, दशमलव संख्या 0.0532 में अंक 5 का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू। जो प्लेस वैल्यू के बारे में बताया मैंने कि जो अंक हो उसके आपके राइट हैंड की तरफ जितने हो उतने 0 लगा देते हैं, लेकिन जब दशमलव के बाद के अंक होते हैं उनके साइड में 0 नहीं लगाते, उनके नीचे, जैसे 0 के नीचे 1 के नीचे 0 लगाएंगे, ठीक है, और 5 के नीचे दशमलव की जगह 1 लगा दो, और जितने अंक है 5 तक वो 0 लगा दो। 5/100 हो जाएगा इसका आंसर, 5/100 सी आंसर। विस्तृत व्याख्या भी दे रखी है। दशमलव के बाद पहला अंक 10th 1/10, दूसरा अंक शतांश 100th 1/100 होता है। चूँकि 5 दूसरे स्थान पर है, अतः इसका स्थानीय मान 5/100 या 0.05 होगा। उल्टा दर्पण, दशमलव के दाईं ओर दुनिया सामान्य संख्या से उल्टी होती है। यहाँ आगे बढ़ने पर मान गुणा के बजाय 100 के गुणांक से भाग बटे में होता जाता है। दशांश दशमलव के ठीक बाद पहला अंक होता है, और शतांश दशमलव के बाद दूसरा अंक होता है, और जो सहस्त्रांश है वो इसके बाद आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, देख लेते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। भाज्य संख्याओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्णतः सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कम्प्लीटली ट्रू रिगार्डिंग कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्याएं वो होती है जिनमें स्वयं एक का
और कोई तीसरी संख्या का भी भाग जाता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 है, तो 2 भाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या है। 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। सभी भाज्य संख्याएं अनिवार्य रूप से सम होती है। नहीं भाई, आपके 9 भाज्य संख्या है क्योंकि इसमें 3 का भाग जाता है, लेकिन ये तो सम नहीं है। 15 एक भाज्य संख्या है, इसमें 5 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, लेकिन ये सम नहीं है। इनके हमेशा 2 से अधिक भिन्न गुणनखंड होते हैं। तो जब 2 से अधिक भिन्न गुणनखंड हो रहे हैं तो ये भाज्य संख्याएं होंगी। एक सबसे छोटी विषम भाज्य, तो एक ना तो भाज्य संख्या ना अभाज्य संख्या है। तो सी आंसर की तरफ चलेंगे और इसके बारे में देखते हैं आगे। विस्तृत व्याख्या दे रखी है। भाज्य संख्या वह संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी अवश्य विभाजित होती है, यानी न्यूनतम 3 गुणनखंड होते हैं इनके। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है, इसीलिए सभी भाज्य संख्याएं सम नहीं होती। मिलनसार संख्याएं, अभाज्य संख्याएं जहाँ अकेले रहना पसंद करती हैं, वह भाज्य संख्याएं बहुत मिलनसार होती हैं। वे कई अलग अलग पहाड़ों की टोलियों में भी शामिल होना पसंद करती है। सबसे छोटी सम भाज्य संख्या 4 है और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 है। तो साथियों, ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको समझ में आए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छी सी बात एक कमेंट में हमारे उत्साहवर्धन के लिए लिख दें। तो इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हैं। थैंक यू आप सभी का।